का ये टॉपिक काफ़ी लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग भी उनमें से एक हो तो आप लोग बहुत सही जगह देख रहे हो। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चक्रीय चतुर्भुज, जो आपके 4th सेमेस्टर का एक लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद आपकी पूरी मैथमेटिक की जो कंटेंट है वो फिनिश हो जाएगी। तो चक्रीय चतुर्भुज एक्चुअल में कहते किसे हैं? तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हो? किसी वृत्त पर स्थित हो। वृत्त पर जब कहा जाए दोस्तों, कभी भी आपको किसी भी सवाल में अगर वृत्त पर शब्द इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो परिधि होती है हमारी, इसके ऊपर बात की जा रही है, मतलब इस परिधि के चारों तरफ की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ऐसा चतुर्भुज जो जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हो, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी ये 4 शीर्ष हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय कब होगा? ये चक्रीय कब होगा? जब इसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हों? चारों शीर्ष जो हैं वो कहाँ स्थित हों? वो वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर स्थित हों। ये दोनों सारी चीज़ें एक ही चीज़ें हैं कि ये चारों शीर्ष जो हैं वो कहाँ स्थित हों? वृत्त पर स्थित हों। अब बात आती है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी में 4 चीज़ें हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आती है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, ये दोनों जो सम्मुख कोण होते हैं वो एक दूसरे, इनका जो योगफल होता है, मतलब सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो कितने के बराबर होता है? 180 अंश। और इसी को हम क्या कहते हैं? संपूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग संपूरक होता है, संपूरक होता है। तो स्टेटमेंट इस तरह से आता है, और आपसे सही या गलत छांटने के लिए भी स्टेटमेंट आते रहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना सा आप लोग जान लो, आपके सिलेबस में बस इतना सा दिया गया है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित होते हैं? वृत्त पर स्थित होते हैं, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और चीज़ आती है, वो आता है चक्रीय बिंदु। चक्रीय बिंदु क्या होते हैं? तो ऐसे बिंदु, ध्यान से समझना, ऐसे बिंदु जो इस वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, इन्हीं ही हम क्या कहते हैं? चक्रीय बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि इस वृत्त में, ये जो करंट टाइम का वृत्त है, इसमें हमें सिर्फ 4 बिंदु शो किए गए हैं, उसमें से ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये जो ए बी सी एंड डी है, यही सब के सब क्या है? चक्रीय बिंदु हैं। तो 3 टॉपिक आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज, जो कि मैंने आपको समझाया। दूसरा आपको याद रखना है चक्रीय बिंदु क्या क्या होते हैं। मतलब चक्रीय बिंदु केवल ये नहीं होता है कि जो चतुर्भुज के बिंदु हैं वही चक्रीय बिंदु होते हैं, ध्यान समझना। चक्रीय बिंदु का मतलब ये होता है कि जो भी बिंदु इस वृत्त की परिधि पर स्थित है, ये सभी के सभी क्या होंगे? चक्रीय बिंदु कहलाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरी चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों आमने सामने के जो कोण होते हैं, इनका जो योगफल होगा वो कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, और इसी को दूसरी भाषा में कैसे लिखा जाता है? सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? संपूरक होता है। मैंने एक दिन आपको ये भी कॉन्सेप्ट किया था कि पूरक और संपूरक में कैसे आप अंतर पता करोगे। ठीक है, और इसी पूरक को हम कोटि पूरक के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को याद रखना, कोटि पूरक के नाम से जानते हैं। अब कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। देखो, पूरक में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। समपूरक में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। इसका मतलब ये तो कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं कौन सा 90 है, कौन सा 180 है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। पूरक में चूंकि 3 शब्द है इसलिए ये छोटा वाला होगा, और समपूरक में 5 शब्द है इसलिए ये क्या होगा? बड़ा वाला होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब बात आती है सर कोटि पूरक कैसे याद करें। अगर आप एक्सिस पढ़े हो, एक्सिस मतलब होता है अक्षांश, तो ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया यक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, तो इस तरह से जो एक कोटि होती है वो आप देख रहे होगे 90 डिग्री की बनती है। तो जब भी आपसे कहा जाए कोटि पूरक, मतलब एक 90 डिग्री, कोटि का मतलब क्या होता है? 2 अक्षों के बीच की ये जो लेंथ होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को कोटि कहा जाता है, किसी 2 अक्षों के बीच। तो चाहे आप इन दोनों के बीच ले लो, चाहे इन दोनों के बीच ले लो, चाहे इन दोनों के बीच ले लो, चाहे इन दोनों के बीच ले लो, ये सब के सब एक दूसरे के क्या होंगे? कोटि पूरक होंगे। इसका मतलब ऐसे 2 एंगल जिनका योगफल कितना हो? 90 अंश के बीच में हो, मतलब इन्हीं के बीच में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोटि पूरक कहते हैं। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट
ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये हमारे चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था। हम अपने क्वेश्चन आंसर को, तो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है सम्मुख चित्र में 3 चतुर्भुजों जिसमें ABCD, APQR तथा MNOD की बात की गई है। तो इन चतुर्भुजों में हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्किल अगर है और उसके चक्रीय चतुर्भुज, हम किसी चतुर्भुज को तभी कह सकते हैं जब उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो हैं वो कहाँ स्थित हों, सर्किल पर स्थित हों, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित हों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये देखना है कि ABCD का क्या चारों शीर्ष जो है वो चतुर्भुज का वो वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो नहीं, A है लेकिन B नहीं है, B देखो बाहर स्थित है, इसलिए ABCD कैंसिल हो गया। APQR का देखो तो A और P यहाँ पे है जो कि वृत्त के अंदर स्थित है, इसलिए ये वाला भी कैंसिल हो गया। MNOD का देखते हैं तो M है, N है, O है और D है, तो बिल्कुल सही चीज़ है। मतलब MNOD ऐसा चतुर्भुज है जो कि चक्रीय चतुर्भुज है और वो कहाँ पे स्थित है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल A is equals to 92 डिग्री, एंगल D is equals to 98 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C। मतलब एंगल B और C के मान पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसका मान 92 लिखा गया है और D का मान कितना लिखा गया है, 98 लिखा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ से समझना कि मैंने आपको बताया था कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है अभी थोड़ी देर पहले कि सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 का होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री and angle A is given here that 92 डिग्री प्लस एंगल C is equals to 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको निकल के आएगी 180 माइनस 92 डिग्री। तो 92 जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 88 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा, एंगल C का कितना आ जाएगा 88 डिग्री। एंड इसी तरह से एंगल B का आंसर आएगा 82 डिग्री। इसको भी आप इसी तरह से फाइंड आउट करोगे जैसे A और C का फाइंड आउट किए हो। फिर कुछ अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पार्श्व चित्र को देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। तो लिखा गया है बिंदु A, B, C तथा D चक्रीय बिंदु हैं। तो A, B, C तथा D बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही है। फिर लिखा गया है बिंदु A, B, C, D, E चक्रीय बिंदु नहीं है। A, B, C, D तथा E चक्रीय बिंदु नहीं है। तो देखो E जो है वो चक्रीय बिंदु नहीं है, ये तो सही है, लेकिन ABCD जो हैं वो चक्रीय बिंदु हैं। और इसमें सारे बिंदुओं को पूछा है कि क्या सारे बिंदु चक्रीय बिंदु नहीं हैं। तो बिल्कुल ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ E जो है वो चक्रीय बिंदु नहीं है, बाकी सब हैं। इसलिए हम ये कथन को क्या कहेंगे, असत्य हो जाएगा। ABCD E तथा F चक्रीय बिंदु नहीं है। तो फिर वही बात है, E और F चक्रीय बिंदु नहीं है, सॉरी केवल E चक्रीय बिंदु नहीं है, बाकी F भी चक्रीय बिंदु है, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि जो भी बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे यानी वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, चक्रीय बिंदु होंगे। और F भी हमारा कहाँ स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है, इसलिए ये वाला कथन भी हमारा गलत होगा। एंगल ABC का सम्मुख एंगल D है। तो एंगल A देखो कैसे हम लिखेंगे, A से ले जाएंगे B तक एंड C तक। तो B के सम्मुख जो कोण है वो कौन सा है, तो वो D है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा गया है चतुर्भुज BCDA का एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज BCD और A एक चक्रीय चतुर्भुज है नहीं है लिखा गया है, तो ये गलत चीज़ लिखा गया, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है BCDA, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। फिर लिखा गया चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बिल्कुल सही बात है, चक्रीय चतुर्भुज है। कोण B का सम्मुख कोण C है, तो कोण B का सम्मुख जो है वो कोण C नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों कि सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज ABCD, मतलब ये जो A, B एंड C एंड D दिया गया है, इसमें एक बहिष्कोण दिया गया है जो कि DCE है। कोण DCE की वैल्यू 110 दी गई है, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 110 दी ही गई है। ठीक है,
तो कोण ए का मान बताना है। देखो बहुत सिंपल है, ये मान इतना ही होगा, इस चीज़ को समझ ले, याद रखना, क्योंकि एक रूल होता है कि सम्मुख कोण का या संगत कोण के सम्मुख कोण का मान उतना ही होता है जितना कि बहिष्कोण का होता है। या सीधी भाषा में समझो कि एक रेखा पर, देखो ये जो BCE है, ये जो BCE खींची गई है, ये हमारी एक सीधी रेखा है और इस पे कितने अंश का एंगल बनता है, तो टोटल 180 अंश का बनता है। ठीक है, अगर 110 इधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो 70 यहाँ बनेगा, और अगर 70 यहाँ बनेगा तो अभी आप पढ़े हो कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। 70 यहाँ हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने बोला कि जो बहिष्कोण होता है उतना ही मान जो सम्मुख विपरीत कोण होता है, यानी कि इसके सामने का जो कोण है उसका होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चित्र लिखा गया है, निम्नांकित चित्र में ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तथा O जो है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। जो O है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। लिखा गया कोण COB तथा COB का मान 100 डिग्री है, जैसे कि लिखा गया है COB, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 100 है। ध्यान रखना यहाँ कई सारे थियरम आपके यूज होंगे जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड लिखा गया है कोण CDA इक्वल्स टू 120 डिग्री। कोण CDA मतलब इस कोण की बात कर रहा है, ये है कोण CDA। ठीक है, और ये है कोण COB। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर लिखा गया है चक्र चतुर्भुज का कोण DCP बराबर 80 डिग्री है। DCP बराबर 80 डिग्री है। आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब का आपको आंसर देना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये जो कोण O है और ये जो कोण A है, मैं स्पेशली इन्हीं दोनों कोण की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही चाप के द्वारा बने हैं और वो चाप कौन सा है, BC है। तो किसी निश्चित चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, या दूसरी भाषा में किसी निश्चित चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अगर परिधि पर हम बात करेंगे तो ये एंगल A बन रहा है और केंद्र पर कितने का बन रहा है, तो 100 का बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितने का बनेगा, 50 का बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आपको देख रहे होगे तो यहाँ पे OC और OB ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। अगर O से लेके आप A को मिला दो धीरे धीरे डॉट करके, ठीक है, O से लेके किसको मिला दिया, A को, तो ये जो OA है ये भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है। अब ध्यान से समझना कि जितना एंगल इस OA के सामने बनेगा, जैसे OA के सामने एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, और OC के सामने जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसका मतलब चूंकि दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए ये दोनों जो होंगी वो इक्वल होंगे, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब एंगल यहाँ इतना ही बन रहा है, यहाँ भी इतना बन रहा है, तो इसका मतलब जो OA है और OB है ये भी बराबर हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं। सो दैट्स वाई जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपको पता है कि इस A पे टोटल 50 बना है और एक साइड में यक्स बना है और दूसरी साइड में भी यक्स बना है, तो ये जो 50 है वो यक्स प्लस यक्स के इक्वल है, यानी 2x के इक्वल है। इट मीन्स दैट अगर यक्स की वैल्यू हम डिफाइन करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 25। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, 25 का। ठीक है, और ये वाला कोण भी अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, 25 का, और ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 25 का। अब याद रखो जब ये 25 तो यहाँ पे कितना बनेगा और यहाँ पे कितना बनेगा, ये आपको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है, बहुत सीधी भाषा में कि अगर 25 बन गया तो आपको जो एक त्रिभुज मिल रहा होगा OBA, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज मिल रहा है, इस त्रिभुज में जैसे कुछ इस तरह से आपको वो त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको 25 मिल गया, ये भी 25 मिल गया, तो ये कोण कितना होगा, तो ये 25 25 50, तो यहाँ पे कितना होगा, 130 अंश। और यहाँ भी जब ये 130 अंश हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू की हमारी कितनी हो गई, 130 अंश की, तो ये वाली भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 130 अंश की हो जाएगी। ये क्लियर हुआ। इतना जब क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, BAC का मान बताओ। तो देखो BAC मतलब ये 50 अंश हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो हमारा 50 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कोण DAB का मान बताओ। तो देखो इसको बताने के पहले मैं आपको फिर एक ट्रायंगल दिखाना चाहता हूँ। जो ट्रायंगल आपका एकदम नीचे बना है इस तरह से OBC,
ठीक है, इस तरह से बना है जिसमें ये एंगल हमारा 100 डिग्री का है। अब ध्यान देना कि ये जो OB है, ये जो OB है ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब इनके जो सामने के कोण बनेंगे वो भी समान बनेंगे, ठीक है। अब अगर ये समान बन गए तो आप खुद सोचो 100 ये अकेला हो गया तो बाकी दो मिलके 80 ही होंगे। इसका मतलब एक एक एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। देन यू कैन फाइंड ओवर हियर कि आपको यहाँ पे इस एंगल का मान कितना से पता चल गया, 40 प्लस 25 इस एंगल का मान पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 25 हो जाएगा प्लस 80 इसका पता ही है। अब एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, बहुत ध्यान से समझना, एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 मिला क्या, 40, 25 और 80 आपको मिल चुका है। यही बीच वाला एंगल आपको पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। कैसे पता चलेगा, तो 40, 25, 80 प्लस यक्स मान लो उस एंगल को, और ये कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। 80 घटाओगे इधर 100 बचेगा, 40, 25 कितना हो जाएगा, 65, 65 में से 100 में से 65 घटाओगे तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 35 अंश की हो गई। अब जब ये 35 अंश हो गया और ये 120 अंश हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 155 अंश हो जाएगा। 155 में कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाए, क्योंकि ये भी हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, DAC जो है वो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। मैं आपको फिर से साफ करके दिखा देता हूं थोड़ा सा कि जो DAC है वो भी हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, जिसमें मैंने आपको डिफाइन किया कौन कौन से कितने कितने एंगल फाइंड आउट हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये हमारा 40 पता चला है, इसको हमने 25 पता किया है, ठीक है, इसको हमने 35 पता किया है, ठीक है, और ये हमारा 80 है। इस वजह से D, C और A ये तीनों को जब मिला के ऐसे रखोगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल को 120 और 35 कितना हो गया, 155। 155 में 5 जोड़ोगे 160 और 20 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 25। इसी तरह से ये 25 मिल गया, और जब हमने देखा था तो ये टोटल एंगल हमें कितना मिला था, 50 मिला था, ठीक है, जो कि ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, DAB का मान बताओ, तो आप खुद देखो कि चूंकि जब DAB का मान हम बताएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक करा है कि ये 50 और 25 मिलके 75 ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 75 दिया नहीं है, इसलिए आप परेशान मत हो। बिल्कुल प्योरीफाई तरीके से मैंने आपको पूरा क्लियर करके बताया, इसलिए परेशान नहीं होना है। 75 इसका आंसर होगा। देन पूछा गया है ABC का मान बताओ, तो A से लेके फिर B तक जाएंगे, फिर हम कहाँ तक जाएंगे, C तक जाएंगे। तो ये वाला एंगल हमने कितना निकाला था, 40 निकाला था, ये 25 मिला था, तो 40 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 40, 25 कितना होगा, 65 हो जाएगा। यहाँ भी इसका आंसर नहीं दिया गया है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, करोगे आप लोग, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं ही अगर करूँगा तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग खुद ट्राई करो। एंड दोस्तों ये हमारा लास्ट सेशन है, इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। सो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये हैं वो 4 क्वेश्चन जिनको आपको लगाना है, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे आप लोग ये क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी तक आप मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे पूरे 38 से 40 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखिए। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसको हम एक सेशन में 1 साल का पूरा का कंप्लीट करके आपको देंगे। उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी अपनी तैयारी, मैं अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, एंड आप लोग अपनी एजुकेशन की पूरी बुक्स को ख़त्म कर लीजिए, जिसमें शांति शिक्षा एक स्पेशल बुक आती है, एंड साथ ही साथ इंग्लिश की पूरी सीरीज चल रही है, उसको भी जाके पढ़ लीजिए, कंप्लीट करिए, क्योंकि यहाँ से भी बच्चों के बैक लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ इन सबको छोड़िएगा मत। आई होप दोस्तों आपको आज तक का मेरा सफ़र इस 4th सेमेस्टर का समझ में आया होगा, तो इस चीज़ को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। कंटेंट आपका फिनिश हो चुका है। मैं आपको फेस कैम वीडियो यानी मेरा फेस वाले वीडियो आपको ना मिले, बिकॉज जो मुझे पढ़ाना होता है वो मैं स्लाइड पे पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन जो कराना होता है, जब मुझे कॉन्सेप्ट समझाना होता है देन मैं उसको फेस कैम वीडियो के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको फेस कैम वीडियो नहीं मिलेगा। सो इसके लिए परेशान मत होइएगा। जब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसको फेस कैम वीडियो के थ्रू कमेंट बॉक्स के आपके जो आया होगा, जो भी मैसेज आया होगा, उस मैसेज को उठा करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।